आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसकी दूसरी पुस्तक में हम अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने जाना किस प्रकार क्यूबा जो हम देखते हैं शीत युद्ध का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, किस प्रकार क्यूबा संकट से निपटारा मिला, जिसमें हम देखते हैं कि क्यूबा संकट से जो द्वितीय युद्ध छिड़ सकता था उसको रोकने का प्रयास कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा की थी। अब हम अध्याय 1 में शीत युद्ध के दौर में प्रमुख बिंदुओं के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें है शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध क्या है। तो सबसे पहले हम प्रमुख बिंदु यह देखा जाता है कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, जिसके अपन देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की मध्य हुआ था, जिसमें ऐसे प्रथम विश्व युद्ध में जो विजेता देश है, जो प्राचीन देशों के साथ ठीक आर्थिक समझौते की, जिसका आर्थिक रूप से जो भी अर्जना हुआ जो हारे हुए देशों से वसूल किया जाता है, जो इसी से ही जर्मनी के साथ में इस प्रकार हुआ, जो ही आगे जाकर ही जर्मनी के द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी जाती। जो द्वितीय विश्व युद्ध हम देखते हैं 1939 से 1943 के मध्य हुआ। इस युद्ध के पश्चात शुरुआत होती है शीत युद्ध की। तो 1939 से 1945 के मध्य जो अपन देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र एक संकट समूह बना लेते हैं। उस समूह के द्वारा जिसे अपन देखते हैं मित्र राष्ट्र जो प्रमुख देशों का समूह है, जिसमें सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देश हैं। ये प्रमुख देश है जो इनका नेतृत्व कर रहे थे मित्र राष्ट्र। दूसरी ओर धुरी राष्ट्र अपन देखते हैं जापान, जर्मनी, इटली, ये देश जिसका नेतृत्व कर रहे थे। इनके बीच में समझौता, जिसमें देखा जाता है कि सोवियत संघ और अमेरिका की इस बात से भूमिका की थी, दूसरी ओर यहाँ जर्मनी और जापान की भूमिका प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। ये संघर्ष चलता रहता है, वर्षों तक ये संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे ही धुरी राष्ट्र का प्रभाव इन पर अधिक बढ़ रहा था, किस पर, मित्र राष्ट्र। ऐसी स्थिति में जिन्होंने अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा जो जापान वहां पर शक्तिशाली बन रहा था, सभी पर तो प्रभाव अधिक छोड़ रहा था, तब अमेरिका के द्वारा इस जापान को कमजोर करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए परमाणु बम गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है? परमाणु बम। कौन से क्षेत्र पर? जापान के हिरोशिमा, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी को बम गिराया जाता है, जो 6 अगस्त 9 अगस्त 1943 को बम गिराया जाता है। और इस प्रकार से परमाणु बम गिराने के पश्चात जापान आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, आत्मसमर्पण करने के पश्चात ये युद्ध समाप्त हो जाता है। जो प्रभाव अमेरिका के द्वारा अपने पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए इस प्रकार उन्होंने ऐसा परमाणु बम गिराया था, किस पर? जापान पर। ठीक, इसके बीच में हम देखेंगे क्या उद्देश्य, उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध है, ठीक है, जो प्रमुख रूप से कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप के देशों के बीच में लड़ा गया, जिसका प्रभाव हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप। इसके अलावा भी अपन देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जो प्रमुख रूप से प्रमुख देशों में, जिसमें भारत,
बर्मा व चीन, भारत, बर्मा और चीन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव ठीक यूरोप के अलावा और कौन से देशों पर था, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत, बर्मा और चीन पर भी इसका द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था। ठीक है, जो ये प्रभाव अन्य देशों पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें अनेक जन और धन की हानि होती है, अनेक धन की हानि होती है, जिसका प्रभाव ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध से अनेक देशों की आर्थिक स्थिति को कमजोर हो जाती है। और इसी से ही अपन देख सकते हैं कि जो अमेरिका है इस अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो परमाणु बम गिराता है। ठीक, क्योंकि दूसरी ओर इस मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था, इस प्रभाव को भी कम करना था, साथ ही ठीक है जो जापान शक्तिशाली बन रहा था उसको भी शक्ति कमजोर करना था। तो इसी में हम चर्चा करने वाले हैं परमाणु बम गिराने के पीछे उद्देश्य क्या था। उन्हीं उद्देश्य को हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ये कि मित्र राष्ट्रों में जो सोवियत संघ का प्रभाव था, उस सोवियत संघ का प्रभाव कम करने के लिए सोवियत संघ का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने परमाणु बम गिराया था अपनी शक्ति दिखाने के लिए। दूसरा अपन देखते हैं जो जापान शक्तिशाली बन रहा था, अपना प्रभाव छोड़ रहा था, जापान की शक्ति को कमजोर करने के लिए और साथ ही ये माना जाता है कि जिसमें विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तो ऐसा माना जाता है, जिसके पीछे परमाणु बम गिराने के पीछे ये उद्देश्य था किसका? अमेरिका। किसका उद्देश्य था? अमेरिका का ये प्रमुख उद्देश्य था, जिसके कारण उन्होंने परमाणु बम गिराया था। इसी के साथ अपन देखते हैं परमाणु बम गिराने के पश्चात अमेरिका विश्व स्तर पर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहता था, जो अधिक से अधिक अपने दूसरे देशों को अपने अधीन करना चाहता था। अब देखते हैं जो लोग ठीक अमेरिका की जो आलोचना करते हैं, उस आलोचकों को अमेरिका किस प्रकार जवाब देते हैं। तो अमेरिका का मानना है कि ये जो मैंने परमाणु बम गिराया है, ठीक है, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो ये युद्ध है जो लंबे समय तक चल रहा था, लंबे समय तक चल रहा था, इस लंबे समय तक जो अनेक लोगों के जन और धन दोनों की हानि हो रही थी, ठीक, इस जन और धन की हानि को बचाने के लिए इस प्रकार का परमाणु बम गिराया गया। तो इस प्रकार वो आलोचकों को ये जवाब देता है कौन? अमेरिका। फिर देखते हैं परमाणु बम का महत्व। तो परमाणु बम का क्या महत्व है? तो अपन देखते हैं कि उस समय अमेरिका एक परमाणु शक्तिशाली राष्ट्र था, किसी को पता नहीं था। जब उन्होंने जापान पर बम गिराया तब लोगों को पता चला कि इस प्रकार इसके पास नहीं ये शक्ति। तो इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में ये होड़ सी मच जाती है, ठीक है, होड़ सी मच जाती है और इस प्रकार देश अधिक से अधिक परमाणु शक्तिशाली के रूप में उभरना चाहते हैं। आज विश्व को हम देख सकते हैं कि अधिकांश देशों के पास परमाणु शक्तिशाली बम है, जिसके कारण एक देश दूसरे देशों से युद्ध करने से पहले ये सोचते हैं कि इसके पास परमाणु शक्तिशाली बम है, तो हम यदि हम पर उस पर आक्रमण किया तो हम पर भी अनेक प्रकार के आर्थिक रूप से भी देखा जाता है, हमें नुकसान करना पड़ सकता। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि भारत और चीन और पाकिस्तान जो ऐसे परमाणु शक्तिशाली राष्ट्र थे, तो वो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि भारत भी एक परमाणु शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके भी पास में अनेक बम है, ठीक है, और हमारे पास है, तो हम देखते हैं एक कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है, अन्य देशों को भी इसको नुकसान का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपन देखते हैं आज के समय में सभी देश अधिकांश परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण उनके अंदर एक डर सा बैठ गया है कि यदि हमने इस पर आक्रमण किया तो हमें भी अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज अपन देख सकते हैं कि अमेरिका जो परमाणु रूप से अनेक हथियार उसके पास है और ऐसे भी हथियार है जो परमाणु बम को निःशस्त्र करने में भी है, लेकिन
को निश्चित करने का जो अपन देखते हैं वो कम ही हथियार है। लेकिन इसके कारण भी देखा जाता है कि परमाणु हथियार अधिक होने के कारण ठीक आज विश्व में हम एक दूसरे देश इस प्रकार से डरे हुए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं तृतीय विश्व युद्ध, ठीक है, जो अग्रसर होता है वो रुक जाता है। नहीं तो परमाणु शक्तिशाली यदि संपन्न देश नहीं होते तो आज हमें तृतीय के अनेक ऐसे युद्ध देखने को मिलते विश्व स्तर पर। आज जो परमाणु युद्ध बहुत लोगों के पास होने के कारण इसी डर के कारण लोग एक दूसरे से युद्ध कम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सैन्य विशेषता। सैन्य विशेषता में देखते हैं कि हम जो अपना देखा गया द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो राजनीतिक रूप से देखा जाता है एक समूह के रूप में अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, अपने संगठन को अधिक मजबूत करना चाहते हैं। उसके लिए अधिक से अधिक सैन्य बल की आवश्यकता है। तो अन्य देशों के साथ अपन देखते हैं अन्य देशों को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया गया ताकि सैन्य रूप से मजबूत हो सके। जिस प्रकार आज वर्तमान हम देखते हैं जो शीत युद्ध है, जो सिर्फ एक विचारों का संघर्ष था पहले, अब वर्तमान में नहीं, अब सिर्फ एक ही देश का प्रभाव है सर्वाधिक, वो है अमेरिका। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जो शीत युद्ध है, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो था विचारों का संघर्ष, ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक चला, इसी के कारण अन्य देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया गया। ये तो है शीत युद्ध क्या है उसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।